तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के विशेष क्लास में बहुत बहुत स्वागत है एंड आई होप आज की जो क्लास है इक्वालिटी की, ये ऐसे टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। इसलिए आप पूरे क्लास को ध्यान से सुने, ठीक है, पूरे क्लास को ध्यान से सुनेंगे और चीजें जो एक्स्ट्रा बताई जाएंगी उसको आप फटाक से अपने कॉपी में तुरंत अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएंगे। ये वेट मत कीजिएगा, जो क्लास खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम फिर से रिकॉर्डिंग देख के और नोट करेंगे, क्योंकि मैं इनफ टाइम देता हूं ताकि आप लोग सभी सारी चीजें नोट डाउन कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टाइम ये वक्त ये कहता है कि कल जो हमने पढ़ाई थी उसकी एक थोड़ी सी रिवीजन कर ली जाए, यानी कि उसकी हम कुछ टेस्ट ले लें कुछ क्वेश्चन से, ताकि ये पता चल पाए कि आप लोगों ने कितना कल का रिवीजन किया है। हु आइडेंटिफाइज फ्रीडम एज द अब्सेंस ऑफ कोएर्सन ऑफ अ मैन बाय हिज फेलो मैन। ये बात किसने कही थी कि जो फ्रीडम है वो क्या है? तो द अब्सेंस ऑफ कोएर्सन ऑफ अ मैन बाय हिज फेलो मैन, आपकी जो फेलो मैन है उससे कोई भी कोएर्सन का अब्सेंस, यानी कि उसके द्वारा आपके ऊपर किसी भी दबाव का अब्सेंस ही फ्रीडम है। ये बात किसने कही थी? तो आई एम गिविंग यू द पोल, यू हैव टू गिव योर आंसर इन द पोल। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ी नहीं है, आपके पास पूरा इनफ टाइम है। टेन मोर सेकेंड्स आर रिमेनिंग, 5 more seconds are remaining. 4, 3, 2, 1, go. Bingo. Let's go for the result. Very good. I can see that Naman, Ankita, Fatima, Subham. Very good. Swag and Pratibha. इसका आंसर ये है। तो हमने कल पढ़ाया था ऐसी बात कौन करते हैं, तो जो लिबर्टेरियन थिंकर है यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन जो है, इन्होंने इस तरह की बात की है। ठीक है, ये जो फेमस कोटेशन है फ्रीडम को लेकर, ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है। अमर्त्य सेन की काफी इंपॉर्टेंट दो बुक है, आइडिया ऑफ जस्टिस, और एक और कौन सी बुक है जल्दी से बता दे, एक और कौन सी फेमस बुक है? एक तो है आइडिया ऑफ जस्टिस, दूसरी कौन सी बुक है? जल्दी से कमेंट में बताएं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, वेरी गुड स्वैग। डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो है वो अमर्त्य सेन की बुक है, याद रखिएगा। इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को यूज किया और कैपेबिलिटी अप्रोच को आगे बढ़ाने में मदद, मतलब आगे बढ़ाया उसको। इसके बाद जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स के बारे में चाहे जितना ही बात कर ले कम है, ये आपके लिबरल सोशल थिंकर हैं। इनकी 4 इंपॉर्टेंट किताब है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस, एंड एक और कौन है जल्दी से बता दे, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एक और कौन बची है? द लॉ ऑफ द पीपल, वेरी गुड, द लॉ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते चले, क्योंकि मैं एक बार में सारी चीजें जो आती रहती है उसको सब में सबको लेकर चलते हैं, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में ना छूटे। ओके, वेरी गुड, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द आइडिया ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम? क्रिएटिव फ्रीडम का आइडिया किसने दिया था? देखिए अब आप लोग का यहाँ पे एक्चुअल टेस्ट होगा, बी केयरफुल। चलिए 13 लोगों ने आंसर कर दिया है, 4 मोर आर रिमेनिंग, जल्दी से आंसर कर दे। योर पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर विनिंग, हमेशा याद रखिए, आपका पार्टिसिपेट होना ज्यादा फायदेमंद होगा, कि ये जरूरी हो कि आप जीत ही जाए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो लेट्स गो फॉर द रिजल्ट अगेन। नमन, श्रद्धा, फातिमा, रीचा, शुभम, स्वैग, प्रतिभा एंड सविता, बिल्कुल 8 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो आखिर कौन है? नन ऑफ द अबव आंसर, तो कौन है? हु गेव द आइडिया ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम? बिल्कुल सीवी मैकफॉर्सन, सीवी मैकफॉर्सन ने इसकी आइडिया दी है। उनकी एक बहुत, बिल्कुल हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है स्वैग, बिल्कुल हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है, सीवी मैकफॉर्सन है, याद रखिएगा। क्रिएटिव फ्रीडम की बात जो है वो आपके सीवी मैकफॉर्सन करते हैं। ठीक है, ओके। इनमें जो और नाम है जैसे कि एमपी फॉलेट, ये किसकी बात करती है? तो ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात करती है, और क्रिएटिव एक्सपीरियंस इनकी एक फेमस किताब भी है। ठीक है, हिज फेमस बुक इज हर फेमस बुक इज क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इसके बाद हॉब्स, हॉब्स की जो किताब है आप सबों को याद होगा, कितना बार पढ़े होंगे आप सभी, लेवियथन। ठीक है,
इसके बाद डी सिवे, डी कॉर्पोरे, डी होमे, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बुक। यस बिल्कुल, बेहेमॉथ भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। अमर्त्य सेन की बात अभी हमने की थी, ठीक है। तो आई होप यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। आगे बढ़ा जाए। Which among the following is not associated with या related with कार्ल पॉपर? आपको बताना है कार्ल पॉपर से संबंधित इनमें से कौन सा एक चीज जो है या ऑप्शन जो है वो नहीं है। कार्ल पॉपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें कार्ल पॉपर छूट गए हो, इसलिए कार्ल पॉपर को अपने दिलो दिमाग में बसा लेना है। Okay, 2-1 and let's go for the result. Very good. I can see that again नमन, बहुत अच्छा। अंकिता, फातिमा, मनीषा, रीचा, प्रतिभा, स्वैग, शुभम, विश्वजीत, राहुल, एस यादव, शुभ्रांशु एंड सविता। वेरी गुड। 13 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, बिकॉज जो ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे एसोसिएटेड है, तो सीवी मैकफरसन से एसोसिएटेड है। बाकी सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जो है, या थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज का कॉन्सेप्ट है, या एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी जो कहा गया, जो किताब लिखा गया जिसमें उन्होंने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स, आई एम रिपीटिंग, प्लेटो, हीगल एंड कार्ल मार्क्स को कार्ल पॉपर ने इनेमी कहा, दुश्मन कहा, किसका, एक खुला समाज का। ठीक है, तो इस तरह से कार्ल पॉपर आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट? किसने यह कहा ये जो स्वतंत्रता होती है वो अति शासन का विरोधी है? आई एम गिविंग यू द पोल। ओके 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 ओके। नाउ एम आई ऑडिबल? क्या अब आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। तो काफी सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, इस बार इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सीले। सीले ने ये कहा है कि जो लिबर्टी है वो अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट है, यानी कि जब अति शासन होता है, जब गवर्नमेंट कोई ऑथोरिटेरियन से टोटलिटेरियन बनता है तो उसके खिलाफ जो शक्ति खड़ी होती है उसका नाम है लिबर्टी। ठीक है, तो सीले जो है वो इससे एसोसिएटेड है। सीले ने कहा है लिबर्टी इज ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे बाकी जो थिंकर्स है उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लॉर्ड एक्टन के बारे में कई बार मैंने रिपीट किया है, इन्होंने यह कहा लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो एंटीथेटिकल है। इसके साथ साथ डी टॉकविले ने भी ये कहा कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है दोनों कंटेम्पररी, यानी कि दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक तरफ अगर आप लिबर्टी को बढ़ाते हो तो इक्वालिटी अपोजिट कम हो जाएगा, अगर इक्वालिटी को आगे बढ़ाओगे तो लोगों की जो स्वतंत्रता है वो ऑटोमेटिक कम जाएगी। इसके बाद रूसो, रूसो की काफी इंपॉर्टेंट किताब है, आप सबों को पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कन्फेशंस, इमील और कितनी सारी बुक है, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस, दीज आर सम फेमस वर्क्स ऑफ रूसो। इन्होंने जनरल विल की भी कॉन्सेप्ट दी थी। ठीक है, तो मैं जितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, क्या आप सभी नोट कर रहे हैं अपने कॉपी में? जिनको पता नहीं है, जिनके लिए चीजें नहीं है,
ठीक है, क्या आप सभी नोट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें नोट करते रहें, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, खास करके हमारे साथ जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जैसे एस यादव एंड हमारे साथ तनु तनु भी नए हैं आज, तो मैं आप लोगों को खास करके बता देता हूं कि आप लोग चीजों को अपने कॉपी में लिखने में पीछे मत रहिएगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें जो बताई जाएंगी वो आपको फिर से करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि आप सेम चीजों को पढ़ोगे कहाँ पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो क्यों ना वहां जो पढ़ना है उसी को हम लोग यहाँ पे फटाक से एक बार रिविजन कर लें। ठीक है, जल्दी से चलिए, तो इस बार आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक चार्टर में इनमें से कौन फ्रीडम की बात नहीं की गई थी? यू हैव टू गिव योर आंसर इन द पोल। विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट टॉक in the Atlantic Charter 1941 which was signed by your Roosevelt and Churchill? I am giving you the poll. चलिए देखते हैं कल के क्लास को कितने लोगों ने रिवीजन किया है। ओके, 5 4 3 2 1, लेट्स गो। चलिए चलते हैं रिजल्ट की ओर। इस बार श्रद्धा, नमन, राहुल, विश्वजीत, अंकिता, फातिमा, स्वैग, मनीषा, रिचा, प्रतिभा, शुभम, राजेश एंड साविता 13 हैज गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहां पर आपका ऑथोरिटी नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, फ्रीडम फ्रॉम क्या था यहाँ पे, जल्दी से बताएं कमेंट में, क्या था यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम वांट, बिल्कुल यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम वांट था। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम वांट था। तो इसमें जो पहली और दूसरी थी ये थी नेगेटिव लिबर्टी, एंड सेकेंड और थर्ड जो थी, थर्ड और फोर्थ जो थी ये थी पॉजिटिव लिबर्टी, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जबकि थर्ड एंड फोर्थ में स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्योंकि लोग इससे क्या होंगे, उनको और वेलफेयर मिलेंगी, वो आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, तो ये चीजें आपके रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में बात की गई थी 1941 में, जिसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बात की गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। ठीक है, तो डू रिमेंबर इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आज के क्लास को शुरू करने वाले हैं फॉर्मली, बिकॉज वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इक्वालिटी। तो फिर से आप लोग सब लोग एक साथ बता दीजिए कि आप सभी तैयार हैं आज के क्लास के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आर यू ऑल रेडी? या कोई पानी पीने चले गए, कोई खाना खाने चले गए, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप लोग पूरी तरह से अपने स्क्रीन पे, मेरी वॉइस पे एंड अपने कॉपी पेन पे अपना नजर रखिएगा। चलिए, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि लॉर्ड एक्टर डी टॉकविले ने जिस तरह से कहा है कि जब आप इक्वालिटी को आगे बढ़ाते हो, जब समाज को एक समान बनाना चाहते हो, तो कैसे आपका लिबर्टी जो है वो खतरे में पड़ जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये बातें कहीं ना कहीं उनके द्वारा सही कही गई है। जब आप पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को, पूरे कंट्री को एक जैसा इक्वल बनाना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि उनमें से जितने सारे लोग हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी जो कैपेबिलिटी जो है वो एक समान नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं सबको आप लिबर्टी, सबके लिबर्टी पे इक्वालिटी जो है एक खतरा बन के आती है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये देखने को मिलता है कुछ चीजों में समानता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ लॉ। भारत के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में इक्वालिटी की बात की गई है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल। इसके बाद आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, इससे इसमें आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात, समान समान अवसर की स्वतंत्रता। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद आपका आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, तो ये बात करता है आपकी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, जो टाइटल्स है, विशेष अधिकार जो है या विशेष बोल सकते हैं जो टाइटल्स है, उसको देने से मना करता है। तो इन सब के पीछे क्या रीजन है, आखिर ये 14 से 18 क्या बात करता है? तो यही बात करता है कि ये सारी चीजें अगर होंगी तो हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को एक समान महसूस करेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि एक जो वैधानिक समानता यानी कि एक जो लीगल इक्वालिटी की बात की जाती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमें देखने को मिलता है इक्वालिटी एज सेंस ऑफ इक्वल इंडिविजुअल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। मतलब ये कहा जाता है कि जैसे कि आप जॉन लॉक को पढ़ेंगे तो जॉन लॉक ने ये कहा है कि इन द नेचुरल स्टेट यानी कि जब आप प्राकृतिक अवस्था में रहते थे तो आपको तीन तरह की राइट्स मिली हुई थी। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिससे आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता था, यानी कि आप उस समय पूरी तरह से एक समान होते थे। ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो चीजें जो वहां चली आ रही, फिर से इसको कहा गया जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, उसमें सेम बातें कही गई। आपका 1789 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें भी यही बात की गई कि जो लोग होते हैं उनकी जो मर्यादा है, यानी कि उनकी जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनका जो राइट्स होता है, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का हनन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि डिफरेंट तरह के आर्गुमेंट दिए गए इस बात को प्रूव करने के लिए कि हम सब एक समान हैं। लेकिन आप सबों को पता होगा एक बहुत ही फेमस थिंकर है जिन्होंने यह कहा है कि लोग इक्वल नहीं होते हैं, पीपल्स कांट बी इक्वल, द पीपल्स आर, यानी कि जो लोग होते हैं वो नेचुरली अनइक्वल होते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? क्या कोई थिंकर का नाम आपका माइंड में आ रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड, स्वैग एंड श्रद्धा ने बिल्कुल सही लिखा, अरिस्टोटल साहब, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये जो है उन्होंने यह कहा कि लोग जो होते हैं वो कुछ लोग शासन करने के लिए बनते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए आते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने यह कहा ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, यानी कि समान के साथ समान व्यवहार करो और असमान के साथ असमान व्यवहार करो। तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी में कौन बिलीव करते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो नेचुरल इनइक्वालिटी में बिलीव जो करते हैं वो उनका नाम है बहुत ही फेमस एक, जिनका नाम है अरिस्टोटल। इनके साथ साथ अदर भी थिंकर्स करते हैं, बट मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है जो ऑल मैन्स आर क्रिएटेड इक्वल बाय द गॉड, भगवान के द्वारा सभी लोगों को एक समान बनाया गया है। इसलिए किसी के साथ भी सेक्स, कास्ट, क्लास, रेस एंड रिलीजन, इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 15 यानी कि 15 कहता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों के लिए सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात की जाती है ट्रेडिशनल इक्वालिटी एंड मॉडर्न इक्वालिटी। आप लोग खुद सोच के देखिए, आज से 1000 साल पहले जो हमारा सोसाइटी था, वो सोसाइटी और आज का सोसाइटी, क्या दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलता है? क्या दोनों में लोगों के नजर से, या बोल सकते हैं सोसाइटी में एक जो स्फेयर है उसके नजर से देखने को मिलता है? तो हमें काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर पहले जाएंगे तो पहले ह्यूमन राइट्स जैसी कोई बात नहीं होती थी। पहले ये कहा जाता था कि कुछ लोग तो ऑलरेडी छूत है। लाइक अगर आप खुद इंडियन कल्चर में चलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में थी। तो आप लोग को यहाँ ही पता चलेगा कि भारत में भी क्या होता था, ये मानकर चला जाता था कि जो शूद्र है वो बड़ा काम नहीं कर सकते, वो कोई नया हमारे रामायण, महाभारत, गीता या बोल सकते हैं वेद को नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से फाउंडेशनल इनइक्वालिटी हमारे भारत में भी पहले से मौजूद था। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है ट्रेडिशनल में, यानी कि पुराने समय में आप जब जाओगे तो वहां पे देखने को मिलता है, अरिस्टोटल ने काफी इंपॉर्टेंट कहा, ट्रीट इक्वल इक्वली, अनइक्वल इनइक्वली, बिकॉज by the nature or by the nature not all the person, not all the people are equal। ये बात आपके अरिस्टोटल ने कहा था। इसके बाद ये कहा गया ट्रेडिशनली कि ये जो इक्वालिटी है इसको अल्टर नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। मतलब अगर कोई वैश्य या शूद्र में जन्म ले लिया तो हम उसको चाह कर भी ब्राह्मण वाला काम नहीं करवा सकते उससे। ठीक है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं। अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में चलोगे तो अरिस्टोटल ने खुद कहा है कि जो दास होते हैं, ठीक है, वो लाइक मालिक नहीं बन सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने यह कहा कि मालिक के साथ रहते रहते उनके अंदर गुण आएंगे, उनके अंदर जो सुधार आएंगे, इससे उनकी स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ उस समय स्टेट के द्वारा कोई भी अफर्मेटिव एक्शन नहीं लिया जाता था। उस समय कोई भी रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज नहीं थी। ये कहा जाता था कि जो डिवीजन है सोसाइटी में वो डिवाइन डिवीजन है, बिकॉज वो भगवान के द्वारा वैसा किया गया है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में चलेंगे तो हमें यह देखने को मिलता है कि आज के टाइम में स्टेट अफर्मेटिव एक्शन लेता है। स्टेट अफर्मेटिव एक्शन लेता है, इसका मतलब क्या है कि समाज में वैसे तबके के लोग जो
नीचे हैं, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, यानी कि जिनकी इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम है, यानी कि जो इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलप नहीं है, उनको स्टेट जो है वो स्पेशल अटेंशन एवं स्पेशल उनको हेल्प प्रोवाइड करता है, ताकि वो लोग क्या हो, डेवलप हो, ताकि वो लोग इक्वालिटी के स्फेयर में एक साथ मिलकर सामने आए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि आज के टाइम में अफर्मेटिव एक्शन यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी स्पेशल, जैसे कि आप खुद देखते हैं कई सारी सरकार पॉलिसीज लाती है जो बीपीएल वालों को, या तो बोल सकते हैं जो जिनकी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स, जिनकी कंडीशन हमारे सोसाइटी में अच्छी नहीं है, उनके लिए होती है। तो दीज आर अफर्मेटिव एक्शंस बाय द स्टेट। इसके बाद देखने को मिलता है, अगर आप जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको, स्वैग प्लीज वेट। इसके बाद देखिए जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं, ठीक है, जॉन रॉल्स को अगर आप पढ़े होंगे तो इन्होंने, ये कैसे थिंकर हैं, तो ये आपके एक लिबरल सोशल थिंकर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग कॉपी में अभी नोट डाउन कर ले कि जॉन रॉल्स एक मॉडर्न ऐसे थिंकर है जिन्होंने हॉब्स, लॉक, रूसो के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को यूज किया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, इन्होंने स्टेट को आगे निकल कर आने की बात की, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल देते हैं जिसका नाम होता है, सबसे पहले उन्होंने इक्वालिटी लिबर्टी प्रिंसिपल दिया, उसके बाद इक्वालिटी प्रिंसिपल दिया, और उसके बाद कौन सा प्रिंसिपल दिया था, इफ एनीवन नोस, डू कमेंट, यस बिल्कुल, डिफरेंस प्रिंसिपल दिया। डिफरेंस प्रिंसिपल के आधार पर उन्होंने क्या कहा, डिफरेंस प्रिंसिपल के आधार पर जॉन रॉल्स ने यह कहा कि वैसी सोसाइटी के लोग जो अभी तक लीस्ट कंडीशन में है, उसको क्या किया जाएगा, स्टेट के द्वारा हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। किससे टैक्स को लेकर, तो वो आपके जो अमीर लोग हैं स्टेट में, उनसे कुछ टैक्स लिया जाएगा और वो उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये लाइफ टाइम लॉन्ग नहीं होगी, ये तब तक होगी जब तक उन लोग कंडीशन जो है सुधर ना जाए। जब उनकी कंडीशन सुधर जाएगी तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तब सिर्फ दो प्रिंसिपल रहेगी, लिबर्टी पहले और उसके बाद इक्वालिटी, और इसी को उन्होंने लेक्सिकल ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में अभी नोट डाउन कर लेंगे। इसके साथ साथ जॉन रॉल्स से रिलेटेड और दो तीन टर्म है। एक ओरिजिनल पोजीशन की बात कौन करते हैं, तो जॉन रॉल्स करते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं, तो ये आपके जॉन रॉल्स देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें देखने को मिलता है, यही कारण है कि जॉन रॉल्स ने एक इगैलिटेरियन स्टेट की भी बात करते हैं। इगैलिटेरियन, जैसे आप लोगों को मैं कल पढ़ाया था, लिबर्टेरियन मतलब जो लोग आजादी की मांग करते हैं, जो लोग लिबर्टी की मांग करते हैं, वो लोग लिबर्टेरियन होते हैं। तो जो लोग समानता की बात करते हैं, वो लोग इगैलिटेरियन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि आज अगर सोसाइटी में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सोसाइटी में कुछ रेशनल चीजें की जाती है, तो वो उसका बेसिस जो होता है वो सोशल नीड होता है। ठीक है सर, हाँ हाँ, चेन सिस्टम भी एसोसिएटेड है। देखिए एक्चुअली उन्होंने ये जो कहा है ना, लेक्सिकल ऑर्डर, वहीं पे चैन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो बोलते हैं सब कुछ जुड़ते चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए। और आज क्या की जाती है, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। देखिए, अब स्वैग यहाँ पे पूछे थे सर सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब बस इतना है कि सोसाइटी में इंजीनियर लोग का क्या काम होता है, कुछ बनाना, कुछ अपग्रेड करना। ठीक है, तो जो सोसाइटी है उसमें जो नीचे दबे हुए लोग हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उन सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना, बाय प्रोवाइडिंग देम रिजर्वेशन, बाय प्रोवाइडिंग देम एक्स्ट्रा सपोर्ट, बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग देम टेक्निकल सपोर्ट। तो ये सब चीजों से जब आज की जाती है, इसी को हम लोग सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। तो क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, आप लोग समझ पाए? कैसी लगी छोटी सी कहानी? मैं काफी लंबा बोल गया, मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो गए। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई होप आप लोग इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे, बिकॉज ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यही सारी चीजें आएंगी और आप जब समझे हुए नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको बस करना यह है कि जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं उसको अपने माइंड में, दिलो दिमाग में और साथ में अपने कॉपी में डाल लेना है, अपने बक्से में बंद कर लेना है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। यहां से क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं शायद। एक क्वेश्चन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं कर देता हूं। एक जो है फिगलर, फिगलर ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फ्रीडम। मतलब आप लोगों को अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देते हो, सबको समान अवसर की स्वतंत्रता देते हो, समान अवसर की समानता देते हो, तो ये फ्रीडम है। लेकिन अगर आप ये सोच कर चलते हो कि
सब एक समान बन जाए, ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ हो जाए, यानी कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम हो जाए, तो ये रिप्रेशन है। ऐसा कहाँ किया जाता है? तो ये टोटलिटेरियन स्टेट में किया जाता है, एक सर्वसत्तावादी समाज में ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये फिगलर ने ऐसा कहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फ्रीडम बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज रिप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से एरिक फ्रॉम ने क्या कहा है, मेन आर बॉर्न इक्वल बट दे आर बॉर्न डिफरेंट एज वेल। ठीक है, याद रखिएगा ये दो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ये दोनों एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 4 मेनली इंपॉर्टेंट है। ओके, एक दो चीज और है, एरिक फ्रॉम से रिलेटेड में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको बता दूं, क्या कोई किताब याद है आप लोगों को? इफ एनीवन रिमेंबर एनी ऑफ द बुक रिटन बाय एरिक फ्रॉम, ERIC FROM? नहीं, फ्रीडम फ्रॉम फियर इसकी नहीं है, नहीं 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 स्वैग इनकी नहीं है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने ट्रिक बताई थी। इफ एनीवन रिमेंबर, इफ यू डोंट नो राइट नो, अगर आपको याद नहीं है लेकिन नो, बिल्कुल एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, बिल्कुल फियर ऑफ फ्रीडम एक बुक है, ओके, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। जो फ्रीडम फ्रॉम फियर जो बुक थी वो थी आंग सांग सूकी, जो म्यांमार से बिलोंग करती है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल आंग सांग सूकी की वो बुक थी। ठीक है, याद रखिए। देखिए मैंने क्या उपाय बताया था कि जो लंबा पहले है, पहले लंबा फियर है या फ्रीडम है, लंबा नाम किन का है? लंबा नाम आंग सांग सूकी है, तो उनका किताब का नाम भी पहले लंबा टर्म के साथ आता है। ठीक है, फ्रीडम, तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं ऐसे, बाय द वे आप चाहे जैसे याद रख सकते हैं, लेकिन मैं एक ट्रिक आपको दे दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके फेमस रोनाल्ड लॉस्की, जो आपके एक प्लूरल थिंकर है, जो आपके मॉडर्न लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आज के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस में। इनका नाम है रोनाल्ड लॉस्की। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखे जिसका नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में आती है। और इन्होंने इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के कुछ उपाय बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा एंड ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेज इन द सोसाइटी। जैसे कि आप सबको पता होगा, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय कुछ वर्ग ऐसा भी था जिसके पास 500 एकड़ या 1000 एकड़ जमीन हुआ करता था, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था। तो लॉस्की बोलते हैं सबसे पहले भाई इसको हटा दो, जो स्पेशल प्रिविलेज, अगर आपको इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है देन फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द स्पेशल प्रिविलेज। सेकंड, adequate opportunity are laid upon ओपन टू ऑल। ठीक है, एंड इच में डेवलप हिज पर्सनैलिटी, मतलब जो समानता होनी चाहिए, सॉरी, जो अवसर होनी चाहिए, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, वो सबको एक समान मिलनी चाहिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर लोग हैं उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिले और जो गरीब लोग हैं उनको कम अटेंशन मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लॉस्की ये बात कहते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो है ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स, नो वन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी ग्राउंड। ठीक है, और तो इस तरह से उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बात की है। जो एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज है वो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आई होप आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ अदर भी कुछ किताब है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट एंड डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। बिल्कुल थ्योरी इन स्टेट एंड प्रैक्टिस भी उनकी किताब है। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर फेमस रोनाल्ड लॉस्की साहब। चलिए अब आते हैं आपके जीन जैक्स रूसो। देखिए जीन जैक्स रूसो से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आ सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग माइंड में ये रख लीजिए कि कौन ये बात करते हैं, कौन डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ये बात कौन करते हैं? तो ये आपके जीन जैक्स रूसो साहब जो है ये करते हैं। यानी कि ही टॉक अबाउट नेचुरल इनइक्वालिटी, मतलब जो प्रकृति के रूप में हमें इनइक्वल मिलती है, जो असमान मिलती है। एंड दूसरा कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, मतलब हमें जन्म लेने के बाद, जब हमें इस धरती पे आने के बाद जो हमें असमानता मिलती है, उसके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन किए हैं, डिस्टिंक्शन किए हैं, उनका नाम है जीन जैक्स रूसो। इन्होंने कौन सी किताब में कही थी ये बातें? तो ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में ये बातें कही थी। ठीक है, मैंने इनके बारे में बहुत डिटेल से पहले पढ़ाया था। चलिए, तो नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब इतना है कि आप जब जन्म लेते हो तो आप एज के आधार पे, हेल्थ के आधार पे, बॉडी स्ट्रेंथ के आधार पे, माइंड के आधार पे, सेक्स के आधार पे, साउंड के आधार पे आप अलग अलग हो सकते हो। एंड ये जो चीज है नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसका आपके
आपका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप चाह कर भी इसको बदल नहीं सकते हो। आप चाह कर भी एक बूढ़े व्यक्ति जो 60 साल का है उसको जवान नहीं कर सकते हो। आपको पता है आज विश्व में कौन सा ऐसा कंट्री है जो बहुत जूझ रहा है इस बात से, मतलब उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है यूथ का। कौन सा वो कंट्री है? इफ एनीवन नोज डू कमेंट फास्ट। कौन सा वो कंट्री है? बिल्कुल आनंद ने सही लिखा, मनीषा ने भी सही लिखा, चाइना। आप अगर न्यूज देखोगे तो ऐसा पता चलेगा कि चाइना आने वाले 20 साल में वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करने वाला है, बिकॉज उसके पास वर्किंग क्लास की कमी होने वाली है। वन चाइल्ड पॉलिसी को वो लोग अबोलिश करने वाले हैं, मतलब खत्म होने वाला है सारी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद वो बात करते हैं कन्वेंशनल इक्वलिटी का, मतलब जो यहाँ पे मिलती है, जैसे कि अर्थ पे आप वेल्थ के आधार पे कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेस्टीज, आप इज्जत के आधार पे, सम्मान के आधार पे यहाँ पे अनइक्वल हो सकते हो, या पावर के आधार पे इस धरती पे आप असमान हो सकते हो। ये बात कौन करते हैं? तो ये जीन जैक्स रूसो करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब हमें देखने को मिलता है कि जीन जैक्स रूसो जो है, ठीक है, वो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ओके, कौन कौन से थिंकर ने ये कहा है कि ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेंज। मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र लेते हैं किंतु वो सामाजिक बंधनों में बंधे रहते हैं, जैसे हम सभी यहाँ पे बंधे हुए हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि बाबू आप सभी तो जन्म स्वतंत्र लेते हो लेकिन आप सामाजिक बंधनों में बंधे रहते हो। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये सारी चीजें जो है रूसो के बारे में वो इंपॉर्टेंट है। यस, बिल्कुल। देखिए स्वैग ने एक बात काफी इंपॉर्टेंट लिखी है, इंग्लिश आर फ्री वंस इन 5 years। आपको पता है कि रूसो जो थे वो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको लेकर वो काफी क्रिटिक करते थे। तो उन्होंने बहुत ही फेमस बात कही। उन्होंने ये बात कही कि जो इंग्लिश लोग होते हैं 5 साल में मात्र एक बार फ्री होते हैं, और वो कौन सा टाइम होता है? जब वो वोट देने जाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, तो ये फेमस बात जो है वो जीन जैक्स रूसो ने कही थी। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी बात की थी। ठीक है, आप सही लिख रहे हैं विश्वजीत। चलिए, अब है हम लोग ये बात करते हैं कि इक्वालिटी जो है उसके टाइप्स। तो हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल इक्वालिटी हो सकता है, सोशल इक्वालिटी हो सकता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो सकता है। ये 3 चीजों में आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या कि आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, वोटिंग राइट्स में आप एक समान हो, जैसे कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। भारत में लोग पॉलिटिकली इक्वल होते हैं। वन मैन वन वोट। जल्दी से बताएं, हु गेव द नोशन ऑफ वन मैन वन वोट? ये बात जब आ गया तो पूछ लिया जाए, क्यों ना। कितना याद है? सभी लोग कमेंट करें। जिनको नहीं पसंद है वो लोग लिखे नो। नो प्रॉब्लम, नहीं जानते हैं उसमें भी खुश होना है, बिकॉज सीख के जाना है चीजें। जल्दी से। मनीषा को नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है, दैट्स ऑल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तनु ने सही लिखा, बहुत सारे लोगों ने सही लिखा। द नेम ऑफ द पर्सन इज बेंथम। बेंथम 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 ने नोशन दिया था एक व्यक्ति एक मत, यानी कि एक पर्सन एक वोट। इसके साथ साथ प्लूरल वोट की बात कौन की थी? तो उनके बाद कौन आए थे? आपके जेसमिल आए थे। जेसमिल प्लूरल वोट की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर कुछ लोग अमीर हैं तो उनको उनके वोट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, अगर कुछ लोग गरीब हैं तो उनके वोट का वैल्यू कम होना चाहिए। ये बात अगर एग्जाम में आएगा तो मत भूलिएगा, आपके होगा आंसर जे.एस. मिल। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए, तो इस तरह से पॉलिटिकल इक्वालिटी की जो बात है इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फ्रेंचाइजी, यानी कि सबको एक समान वोटिंग राइट, इक्वल फ्रीडम टू होल्ड एंड एक्सप्रेस पॉलिटिकल ओपिनियन विदाउट फियर ऑफ फेवर, यानी कि आप अपनी ओपिनियन खुलकर रख सकते हैं। ठीक है, ओके। इक्वल राइट टू एसोसिएशन, आप सभी अपने एसोसिएशन बनाने की, अपने डिसीजन की, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सोशल इक्वालिटी। एक बात और की गई कि आप सोशली एक समान हो, मतलब जिस तरह से भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 के अनुसार ये कहा गया है कि आपको किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अंत करने की बात की गई है। तो इसी के आधार पर यहाँ पे है सोशल इक्वालिटी, यानी कि मैन डिमांडेड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, दे आर इक्वल विद द एलिमिनेशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लीगल प्रिविलेजेस एंड फेडरल ऑब्लिगेशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजन हो, या उनको अच्छा महाराजा वाला एक तबका मिला हो ताकि वो आराम से ऊपर में बैठ के हुक्म चलाते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोशली हर लोग एक समान होने चाहिए। सोशल इक्वालिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच ऑल पीपल्स और आइसोलेटेड ग्रुप्स within a specific society have a same status in
ए सर्टेन रिस्पेक्ट। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब एक और बात ये की जाती है इकोनॉमिक इक्वलिटी। देखिए मामला यहां तक चलता है ठीक, यहां तक चलता है ठीक, लेकिन यहां पे आके फंस जाता है। कौन सा थिंकर यहां पे आके फंस जाते हैं? तो आपके क्लासिकल लिबरल थिंकर और लेसेस फेयर इंडिविजुअल न्यू लिबरल थिंकर। ठीक है, यस याद रखिएगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कौन करते हैं? तो इसकी बात आपके सबसे पहले देखने को मिलता है जो सोशल थिंकर होते हैं, जो आपके मार्क्सिस्ट होते हैं, वो इसकी बात बहुत अच्छे से करते हैं। वो ये बात करते हैं कि समाज में जो है वो जितने भी लोग होते हैं उनकी इनकम एक समान होनी चाहिए, और कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि सबको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, उनकी लिविंग लिविंग कंडीशन जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इट डज नॉट इम्प्लॉय इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन बट सिग्निफाई absence ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ये बात नहीं करता है कि आप किस कंडीशन में अपने पैसे को कमा रहे हो, बल्कि ये बात करता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोग दिन भर पिज्जा खा रहे हैं और एक लोग दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इसके बाद इट मीन सेटिस्फाइंग द अर्जेंट एंड बेसिक नीड्स ऑफ फ्यू बिफोर एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ यू। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वुड रेंडर ऑल फॉर्म्स ऑफ इक्विटी रिसर्जेंट। ठीक है, जैसे मैंने कल एक इंपॉर्टेंट कोटेशन बताई थी कि पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है जब आपके सोसाइटी में इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। ठीक है, जब आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। तो यही सेम सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? इज इट क्लियर टिल नाउ? क्या सारी चीजें यहां तक क्लियर है? कैन आई मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे आता है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वालिटी ऑफ आउटकम। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं ठीक है, उनको कहा जाए चलिए एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, सभी लोग यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कीजिए, आप सबको 200 मीटर का रेस दौड़ना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कंडीशन जो है या बोल सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी है, वो सबकी अपॉर्चुनिटी जो है वो एक समान है, यानी कि सबको एक लाइन से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए एक समान है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ऐसा होगा कंपटीशन कि सबको एक टाइम पे पहुंचना होगा, मतलब इक्वालिटी ऑफ आउटकम, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो आउटकम आए तो सब लोग फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल एनी ऑफ द टाइम? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात की गई ठीक है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये अच्छा है, इस ये स्टेट को आगे बढ़ानी चाहिए, बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात कौन करते हैं? तो जो मार्क्सिस्ट है नंबर एक, नंबर दो जो कम्युनिस्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है जो यूएसएसआर था, आपका कोल्ड वॉर मैं पढ़ा चुका हूं, आप सबको पता है कि यूएसएसआर में इगलिटेरियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने में कोई कसर छोड़ा नहीं गया था। आप सबों को मैंने पढ़ाया था इसके पहले जो क्लास लिया था। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब यह है कि आप सबकी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन एकदम एक समान हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो ये बात करती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो यही कारण था कि यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं, मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया था कि फिगलर ने ये कहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो एक फ्रीडम हो सकती है, लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है वो एक रिप्रेशन हो जाती है, जो आपकी ये स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, तो द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज मोस्ट रेडिकल एंड कंट्रोवर्शियल फोर्स ऑफ egalitarian equality of outcome implies that all runners finish। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, आई होप ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए ये है लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी, एक डिबेट की जाती है ठीक है लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में। कुछ लोग बोलते हैं कि लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो मैंने इसके बारे में पहले आपसे बात की है कि मोस्ट थिंक आर एसोसिएटेड विद बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब ये बात करते हैं कि जिस तरह से एक सिक्का हेड और टेल दोनों का सेम वैल्यू होता है, हेड टेल के बिना अधूरा है और टेल जो है वो हेड के बिना अधूरा है। क्या कोई आप लोग ऐसे सिक्का चला सकते हैं जिसमें बोलेंगे सर इसमें हम हेड निकाल लेते हैं और टेल जाकर दुकान वाले को दे देंगे? ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों एक साथ निकलकर सामने आती है।
ठीक है, दोनों एक साथ आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ इक्वालिटी हो जाए या सिर्फ लिबर्टी हो जाए, दोनों की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन कुछ थिंकर ये मानते हैं कि नहीं, जहां पे आप लिबर्टी को लाओगे वहां इक्वालिटी कम हो जाएगा, जहां इक्वालिटी को लाओगे वहां पर लिबर्टी कम हो जाएगा। ये कौन थिंकर है? तो ये लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविले है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो लॉर्ड एक्टन उन्होंने क्या कहा है, द पैशन ऑफ इक्वालिटी, जो आपकी एक पैशन थी कि मैं इक्वालिटी को स्टैब्लिश करूंगा, इसके वजह से आपकी जो आजादी थी, जो लिबर्टी थी, वो खतरे में आ चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट किताब मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट प्रोवाइड किया है, आप चाहे तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट किताब है, मैं आपको टिक आउट कर देता हूँ। इक्वालिटी आरिस्टोनी की है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये पूछा जा सकता है। द मॉडर्न स्टेट जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ बोनस फैक्ट्स के साथ, और यहां से जो चीजें मैं अभी नेक्स्ट 3 स्लाइड तक बताने वाला हूं, इसमें आप लोग काफी ध्यान से सुनेंगे। तो क्या यहां तक अभी तक मैंने जितने सारी चीजें बताई है, क्या सब कुछ क्लियर है, या अभी तक किन्हीं को डाउट है? इफ एनीवन डाउट प्लीज आस्क। आई हैव 1 मिनट ब्रेक। ठीक है, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आप लोगों को पानी पीना है, पी के आ जाइए आराम से। 1 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से आ जाइए। क्लियर है? दिस इज गुड, जल्दी से आ जाइए। नो सर, ब्रेक नहीं चाहिए सर, नॉन स्टॉप पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए आज आपकी फिर से क्लास है 7 बजे से। ठीक है, आप सबों को पता होगा आज फिर से 7 PM से एक क्लास है, वो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसको जरूर आइएगा। चलिए, तो बोनस फैक्ट्स में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक नए चीज को। डिफरेंस बिटवीन आर एस टॉनी एंड रोनाल्ड डॉर्किन। ठीक है, रोनाल्ड डॉर्किन जो है वो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, रोनाल्ड डॉर्किन जो है वो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं। उन्होंने राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। उन्होंने, जो आपके रोनाल्ड डॉर्किन है, इन्होंने पेंशन, जो पेंशन होती है ना, सबको बुढ़ापा में पेंशन प्रोवाइड किया जाता है, उसको लेकर, या बोल सकते हैं जो वेलफेयर स्टेट की मॉडल है, उसको लेकर भी इन्होंने काफी काम किया था। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है जो आपके आर एस टॉनी है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और ये भी आपके इक्वालिटी को लेकर काफी अच्छा इन्होंने भी मतलब आइडियाज दिए हैं। और एक चीज और, इन्होंने जो रिलीजन बेस पे जो इनइक्वालिटी मौजूद है, उसको लेकर ये काफी मतलब क्रिटिक करते हैं, जिसके लिए इन्होंने काफी सारी बुक लिखी है। मैं उस सबकी अभी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी तैयार हैं अब, एंड आगे बढ़ते हैं। तो वन मैन वन वोट का जो नोशन है वो आपके जेरेमी बेंथम ने दिया है। जेरेमी बेंथम से रिलेटेड कल हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस की थी। इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, कल आप लोग वीडियो देखे होंगे। ठीक है, ओके। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है श्रद्धा? आर एस टॉनी के बारे में? आर यू आस्किंग अबाउट आर एस टॉनी? ओके, देखिए आर एस टॉनी जो है, ठीक है, वो आपके इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और वो 20th सेंचुरी में एक बहुत ही बड़े फिलोसफर निकलकर सामने आते हैं। और इंग्लैंड में मेनली वो बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड में जो रिलीजन बेस पे वहां जो इनइक्वालिटी मौजूद है, उसको लेकर ये बात करते हैं। ठीक है, उसको लेकर मेनली इनइक्वालिटी को खत्म करने की ये बात करते हैं, और इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है। चलिए जल्दी से आप लोग लिख भी लीजिए कई सारी इंपॉर्टेंट किताब। 2 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। एक है खुद इक्वालिटी, जो 1931 में आता है, और एक है द एक्विजिटिव सोसाइटी, ACQUISITIVE, एक्विजिटिव। ठीक है, एक्विजिटिव सोसाइटी नेक्स्ट, ये 1920 में आता है। ये 2 इंपॉर्टेंट किताब है जो आर एस टॉनी की है, याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं, तो जेरेमी बेंथम देते हैं, और आर एस टॉनी के बारे में मैंने अभी बात कर ली। इसके बाद है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, ये कौन कहते हैं, तो अरिस्टोटल कहते हैं। चलिए, तो अरिस्टोटल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट किताब है, जल्दी से इनके किताब के बारे में फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार आता है। पॉलिटिक्स, रेटोरिक्स, और कौन सी है, जल्दी से कमेंट बताएं। रेटोरिक्स, पॉलिटिक्स, और कौन सी है? पॉलिटिक्स भी है, रेटोरिक्स भी है, और कौन सी है? निकोमैनियन एथिक्स भी है, बिल्कुल, निकोमैनियन एथिक्स भी है, और कौन सी है? और कौन सी है? और याद नहीं है। ठीक है, चलिए, और किसी को याद है क्या? इनके स्कूल की नाम थी लिसियम, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। ही फाउंडेड द बुक
स्कूल लिसियम। ठीक है, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, याद रख लीजिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स, आप सबों को पता है, याद नहीं है जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। यस बिल्कुल, मेटाफिजिक्स, निकोमेनियन एथिक्स, द कैटेगरीज, ठीक है, रेटोरिक्स, पोएटिक्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ योर एरिस्टोटल। एंड वन मोर, ऑन द सोल। ठीक है, ऑन द सोल भी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। इडोमेनियन एथिक्स भी है। ठीक है, बहुत सारी बुक है, वैसे बात करें तो काफी सारी है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आई होप आप सभी नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं रोनाल्ड डॉर्किन। रोनाल्ड डॉर्किन जो है, ही सपोर्टेड इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात किसने कही। ठीक है, तो ये है आपके रोनाल्ड डॉर्किन। एंड ही टॉक्स अबाउट ए फेमस थिंग दैट इज राइट। इनकी काफी इंपॉर्टेंट किताब है टेकिंग राइट सीरियसली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है टेकिंग राइट सीरियसली। एक और किताब है लॉज एम्पायर, LAWS और EMPIRE एम्पायर। ठीक है, लॉज एम्पायर इनकी काफी इंपॉर्टेंट किताब है। ओके, रॉल्स जो है वो कैसे सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट किया, इन्होंने इग्लिटेरियन समाज बनाने की एक सिफारिश की, एक बोल सकते हैं कोशिश की। इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। मुझे लगता है एक बुक के नाम मैंने पहले डिस्कस की थी, इसलिए फिर से डिस्कस करने की बात जरूरी नहीं है। देखिए अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, ये है मिलोवन डिजिलास के बारे में। देखिए एक बात इन्होंने काफी फेमस कहा है। ठीक है, सर एक कॉम्युनिटेरियन है और लिबरेटेरियन, ये सोशल लिबरल थिंकर है। जब आप इनकी फिलॉसफी को पढ़ोगे तो ये लिबरलिज्म मेनली अमेरिका से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इगलिटेरियन समाज की बात करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है लिबरल सोशल थिंकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, ये जो आपके हैं मिलोवन डिजिलास, ठीक है, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट एक बात कही है। इन्होंने यह कहा है, ठीक है, कि जो आपके सोशलिस्ट स्टेट होते हैं, देखिए आप सब ध्यान से पूछिए, सुनिएगा, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा। इन्होंने यह कहा कि जो आपके सोशलिस्ट स्टेट होते हैं उनमें जो इक्वालिटी होती है वो मात्र एक दिखावा है। जो सोशलिस्ट स्टेट होते हैं उनमें जो इक्वालिटी है वो मात्र एक दिखावा है, क्योंकि अगर रियल तौर पे देखा जाए तो जितनी भी पावर होती है, जितनी भी अथॉरिटी होती है, वो कुछ लोगों की मुट्ठी में बनी रहती है। यानी कि जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो कुछ लोग अपनी मुट्ठी में बांध के रखते हैं। इसलिए समाजवादी एक सोसाइटी में, समाजवादी एक राज्य में जो समानता है वो सिर्फ एक दिखावा है। क्या सही बात है? इज इट राइट नाउ? राइट, यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आयरन ऑफ एलिगार्की इसी तरह से है। नॉर्थ कोरिया भी बोल सकते हैं, नॉर्थ कोरिया तो वैसे वो तो समाजवादी भी नहीं है, बोल सकते हैं वो, पता नहीं उसका क्या नाम देंगे, टोटलिटेरियन ही दे सकते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से उस टाइप, वहां आप कितने टाइप ऑफ बाल कटवा सकते हैं वहां ये भी फिक्स किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद देखिए मिलोवन डिजिलास में कहा है, ठीक है, कि शो ऑफ है। इसके बाद आपके आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल रिवोल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, और ये जो किताब है वो है आपकी जेम्स बर्नम की। ठीक है, जेम्स बर्नम ने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, और इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है द मैनेजेरियल रिवोल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी इज देयर, बोल सकते हैं शुभम, वहां पे इकोनॉमिक इक्वलिटी है, बट एक्चुअली में आप वहां जाकर अगर देखोगे तो कितना इकोनॉमिक इक्वलिटी है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल। बिकॉज वहां पे ना तो मीडिया को फ्रीडम है, ना तो वहां के बारे में कोई विश्व जान सकता है। नो वन कैन नो वहां पे कोरोना में कितनी वैक्सीन लगी, वी कैन ऑल्सो कांट प्रेडिक्ट। ठीक है, स्वैग आप कुछ कह रहे हैं, यू आर राइटिंग सर। चलिए, तो आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी जो दिया गया था वो था माइकल वॉल्जर के द्वारा। ठीक है, माइकल वॉल्जर कैसे थिंकर है, तो ही इज एक कम्युनिटेरियन थिंकर, ये एक समुदायवादी विचारक है। इनकी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक थी स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक थी। अभिषेक लिख रहे हैं सर वो काफी पुअर लोग हैं, अमीर लोग हैं, शायद इकोनॉमिक इक्वलिटी ना हो। स्वैग लिख रहे हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी है ना, बिल्कुल स्वैग ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए याद रखिए माइकल वॉल्जर जो है वो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी मतलब क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग एक कॉमन सा प्रिंसिपल बना दिए, ठीक है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इक्वालिटी मतलब सब लोग एक समान है। लेकिन जो
माइकल वॉल्जर है वो बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड होती है। मान लेते हैं कोई चीजें जो बॉयज के लिए इक्वल हो सकती है, बॉयज के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो गर्ल्स के लिए इक्वल हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हिंदू समाज के लिए जो चीजें इक्वल हो सकती है वो मुस्लिम समाज के लिए इक्वल हो सकती है। इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का बात की, यानी कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया दी। काफी इंपॉर्टेंट किताब है एक, स्फेयर्स ऑफ द जस्टिस, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चार्ल्स टेलर नाम के, ओके सॉरी, वेट, ओके, एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका एक चार्ल्स टेलर है, इन्होंने सोर्सेस ऑफ द सेल्फ एक काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, ठीक है। ही इज ऑल्सो एक कम्युनिटेरियन थिंकर, ये भी आपके एक कम्युनिटेरियन थिंकर है। इसके साथ साथ आपके एक और थिंकर है जिनका नाम है माइकल सैंडल, और उन्होंने दो इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, ठीक है। सबसे पहला जो किताब है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने किसके क्रिटिक किया है? जॉन रॉस को क्रिटिक किया है, ठीक है, याद रखिएगा। माइकल वॉल्जर को आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में मिल जाएंगे, वो काफी फैंटास्टिक थिंकर है, बिकॉज मैंने उनसे पढ़ा भी है, ठीक है। इसके बाद लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस के बाद उन्होंने अभी एक किताब लाई है जिसका नाम है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग योर थिंकर्स। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी फेमिनिज्म को, ठीक है। फेमिनिस्ट जो थिंकर हैं, इन लोगों ने भी क्या की, इक्वालिटी को लेकर काफी ऑब्जेक्ट करती है, क्वेश्चन उठाती है, और दे आल्सो एडवोकेटेड फॉर इक्वालिटी इन द सोसाइटी। अगर आप रियल तौर पर देखोगे तो जो फीमेल्स होती है वो सोसाइटी में इक्वल नहीं होती है, बिकॉज अगर एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल दे तो अगर बेटा कभी बाहर जाने की मांग करता है तो हाँ में हाँ सब लोग बोलते हैं, लेकिन अगर बेटी जाने की बात करती है तो सब लोग का मुंह नीचे हो जाता है, मतलब लोग उतने कॉन्फिडेंटली सपोर्ट नहीं करते हैं। बट अगेन यहाँ पे जो है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो फेमिनिज्म से रिलेटेड है। फेमिनिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए फेमिनिज्म को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके लिबरल फेमिनिज्म आती है, जो फर्स्ट उसका एक फेज था। सेकेंड फेज में आपके आते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है, और थर्ड फेज में आपके आते हैं कल्चरल फेमिनिज्म या समथिंग लाइक दैट, जो कल्चरल स्फीयर की मांग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें आपका नाम जो देखने को मिल सकता है, जल्दी से बताएं कौन कौन आते हैं नाम। हु केम अंडर लिबरल फेमिनिस्ट, जल्दी से। मैरी वॉllstonecraft, बिल्कुल, जे एस मिल, जे एस मिल, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैरोल पेटमैन, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है खास करके आपके दो नाम याद रखिए, मैरी वॉllstonecraft जिन्होंने बुक लिखी थी काफी इंपॉर्टेंट, ए विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है, और उन्होंने सेम और बुक लिखी थी, ए विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ मैन एंड विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने ये बात की कि जो लोग होते हैं, जो फीमेल्स होती है, उनको कम से कम लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, कम से कम वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी होनी चाहिए, ठीक है। सेम आपकी जेस मिल भी ये बात करते हैं। हालांकि दिलचस्प बात तो ये है कि जेस मिल कभी मतलब लाइक वो दिल से कभी फेमिनिस्ट नहीं थे। उनकी जो वाइफ थी हैरियट टेलर मिल, उन्होंने जेस मिल को इंस्पायरेशन दी, उन्होंने जेम्स जेस मिल को कही कि आप इतनी सारी किताब लिख रहे हैं तो क्यों ना आप एक और किताब लिखें जो आपकी फेमिनिज्म के ऊपर हो, इसलिए उन्होंने लिखा था। खैर वो बात की बात है। इसके बाद आते हैं आपके सेकेंड फेज ऑफ फेमिनिज्म, और मेनली जो ये इक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली आपका सेकेंड फेज ऑफ फेमिनिज्म से बिलोंग करता है, बिकॉज सेकेंड फेज जो रेडिकल फेमिनिज्म जो है, जो पैट्रियार्की को उठाकर फेंकने की बात करता है, ठीक है। द पैट्रियार्की, जो पैट्रियार्की जो है वो पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक जो वर्ग है उसको उठा के फेंकने की बात करता है, और ये बात करता है कि हमें अब एक स्ट्रांग रूप से सामने आने होने चाहिए, हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के रूप में हमें पूरी तरह से लाइक स्ट्रांग होने की बात जो करते हैं उनका नाम इसमें आता है। तो अगर हम फेमस देखें इनमें नाम तो आपका आता है कैरोल पेटमैन का नाम, इसमें आ सकता है बेटी फ्रीडमैन का नाम, कैट मिलेट का नाम, जर्मनी ग्रियर का नाम, साइमन दे बुआ, काफी इंपॉर्टेंट, वर्जीनिया वुल्फ, कैरोल गिलिगन, एलेस्टीन, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। खैर अभी हम लोग बात करते हैं एक एक चीजों को। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए चलिए, समझ पा रहे हैं, दैट्स ऑल ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए, सर रुक जाइए, नहीं तो मैं बोलते रह जाऊंगा, आप लोग समझ में नहीं आएगी, फिर कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा इसमें। चलिए ओके, थैंक यू। तो देखिए कैरोल पेटमैन जो है इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यह कहा है कि जो वेलफेयर स्टेट होती है, ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट होती है वो पैट्रियार्कल स्टेट होती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में जो भी चीजें डिसाइड की जाती है वो
पुरुषों के द्वारा डिसाइड की जाती है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनका तो पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है, और जो आपकी जो फीमेल्स होती है उनको सिर्फ घर तक अंदर में रख दिया जाता है। तो कैरल पेटमैन काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताब है, आप लोग लिख सकते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पब्लिक प्राइवेट डायकोटोमी। ठीक है, आप सबको पता होगा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में था वो आपके कौन किए थे, तो वुड्रो विल्सन ने की थी। ठीक है, तानू आप फेमिनिस्ट बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, तानू आप सही लिख रहे हैं। ठीक है, याद रखिए फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पब्लिक प्राइवेट डाइकोटॉमी, ये जो किताब है 1983 में आई थी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय कैरोल पेटमैन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा, ओके मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, रोल ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म इन स्टेबलाइजिंग इफेक्टिव रोल इन सोसाइटी। इसमें आप देखने को मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, किसने यह कहा, हु सेड दैट वुमेन आर नॉट बॉर्न, महिलाएं जो है वो जन्म नहीं लेती है बट उन्हें बना दिया जाता है, जो वुमेन आर नॉट बॉर्न बट मेड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए साइमन दे बुआ, जो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अगर बोल सकते हैं तो साइमन दे वियर, इन्होंने ये बात कही है 1949 के आसपास। ठीक है, यस बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने सेम एक और बात कही है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा द पर्सनल इज पॉलिटिकल जो है वो एक फेज में यानी कि सेकेंड फेज ऑफ फेमिनिज्म में ये पूरा एक नारा बन गया था। कौन से ओरिजिनली इनको दिए थे, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कई जगह पे दूसरे नाम आपको देखने को मिलेंगी, बट अगर आप राजेश मिश्रा के अनुसार जाओगे तो आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी द पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो बात है वो आपके साइमन दे बियवर ने इस बात को कही है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट किताब है वो याद रख सकते हैं आपको आप लोग, द सेकेंड सेक्स। ठीक है, द सेकेंड सेक्स एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट बुक है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये यही इंपॉर्टेंट बुक है द सेकेंड सेक्स। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एक और है आपके बेटी फ्रीडमैन। देखिए बेटी फ्रीडमैन की जो किताब है उनका नाम है द फीमेन मिस्टिक, द फेमाइन मिस्टिक एंड द सेकेंड स्टेज। कंफ्यूज मत होइएगा, द सेकेंड सेक्स जो है वो किताब है आपके साइमन दे वियबर का। द सेकेंड स्टेज जो बुक है, स्टेज वो जो बुक है वो 1981 में आता है, वो बेटी फ्रीडमैन की किताब है। ठीक है, ओके ओके, आप लोग एक चीज बताएं कि आप लोगों को पता है किसने यहाँ कहा कि जब फेमिनिज्म 1 मिनट, किसने यहाँ कहा कि जो फेमिनिज्म है वो दिन प्रतिदिन की राजनीति है। हु सेड दैट फेमिनिज्म इज डे टू डे पॉलिटिक्स, किसने कहा था, क्या आप लोगों को पता है? सिंपली आई वांटेड टू नो हु सेड। नारीवादी जो है, नारीवाद जो है वो दिन प्रतिदिन की राजनीति है। ओकिन में भी मॉर्गनथाउ, मॉर्गनथाउ कहां से कह सकते हैं, वो तो फेमिनिस्ट है ही नहीं। केट मिलेट, देखिए किसने कहा, रीचा, वेरी गुड, रीचा ने सही लिखा, केट मिलेट। केट मिलेट जो कि एक रेडिकल फेमिनिस्ट है, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, कौन सी किताब, द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और इस किताब में उन्होंने ये बात कही कि दिन प्रतिदिन की राजनीति जो है, नारीवाद जो है वो दिन प्रतिदिन की राजनीति है, याद रखिएगा। इसके बाद एथिक्स ऑफ केयर का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं, तो एथिक्स ऑफ केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैरोल गिलिगन के द्वारा दिया जाता है, और उनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है इन ए डिफरेंट वॉइस, ये 1982 में ये किताब आती है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली एस एम ओकेन की बुक है, और जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस जो है वो किताब है आपकी आइरिस मैरियम यंग की। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? चीजें समझ में आई या कोई डाउट है? क्या हुआ रेडिकल फेमिनिस्ट, बता रहा हूं मैं अभिषेक, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ओके, रेडिकल। अच्छा एक चीज बताइए, मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि रेडिकल लिबरलिस्ट भारत में किनको कहा गया था? भारत में रेडिकल लिबरलिस्ट किनको कहा गया था? उग्रवादी विचारक किनको माना जाता था? उग्रवादी विचारक भारत की क्रांति में किनको माना गया था? आप सबको पता है। नहीं, मैं इंडियन, यस बिल्कुल अंकिता, लाल बाल पाल, मतलब जो चेंज की बात करते थे, जो क्रांति की बात करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, ठीक है, वो रेडिकल चेंज की बात करते हैं, वो एक क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब क्लियर है? बिल्कुल, एस तानु स्वैग, बिल्कुल। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है। चलिए आप लोग बात करते हैं कौन से थिंकर जो बोलते हैं कि भाई ये जो लिबर्टी है, सॉरी जो इक्वालिटी है वो
नहीं होती एक्चुअली में। इक्वालिटी को एस्टेब्लिश हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड भी जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। बिल्कुल। ओके, देखिए एरिस्टोटल जो है उन्होंने ये कहा है कि वुमेन जो ह्यूमंस होते हैं दे आर बॉर्न अनइक्वल। कुछ लोग शासन करने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग मास्टर के जैसे जन्म लेते हैं, कुछ लोग स्लेव के जैसे जन्म लेते हैं। ये एरिस्टोटल कहते हैं, और एरिस्टोटल इसलिए मानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं दे आर नेचुरली इनइक्वल, ठीक है। ओके, लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविले इन्होंने ये कहा था, आप सबको पता है। अब देखिए कुछ एलिटिस्ट थ्योरी है। एलिटिस्ट थ्योरी जल्दी से नाम बताएं, कौन कौन से थिंकर हैं आपके एलिटिस्ट थ्योरी में? मैंने एक बार नहीं कई बार डिस्कशन किया है, जल्दी से। एलिटिस्ट थ्योरीज कौन कौन है? अभिजन तंत्रवादी विचारक, पैरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट माइकल, और कौन है? एक और दो और छूट रहे हैं, तीन और छूट रहे हैं। बर्नहैम, बिल्कुल। मार्क्स नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है। वेबर भी, यस बिल्कुल, वेबर भी आ सकते हैं उसमें। एक का है आपके, एक तो नाम आप लोगों ने भूल ही गए, सी राइट मिल्स। बिल्कुल, रिचा ने सही लिखा भी, सी राइट मिल्स, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए सी राइट्स मिल, ये जो जितने सारे आपके लेटेस्ट थ्योरी है, ये लोग थ्योरिस्ट है, ये बात करते हैं कि हमारा समाज जो है उसमें अभिजन वर्ग होता है। एक ऐसा माइनॉरिटी क्लास होता है जो मेजोरिटी पे रूल करता है, यानी कि जो पावर होती है, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर, वो कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो जाती है। सबसे पहले इसको पैरेटो करते हैं, और पैरेटो ने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, द माइंड एंड सोसाइटी। इस किताब में उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो ये आपके विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया। नेक्स्ट, जो आपके मॉस्का है, ठीक है, मॉस्का जो है उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट किताब लिखा जिसका नाम है द रूलिंग क्लास, ठीक है। आपके एग्जाम में जो चीजें आएंगी वही सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट, इसमें जो आते हैं आपके रॉबर्ट माइकल्स। रॉबर्ट माइकल्स ने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखा, पॉलिटिकल पार्टीज द सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ऐसा करके एक किताब है, उसका पूरा लंबा सा नाम है, ठीक है। तो याद रखिए बस, पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में एक किताब आई थी जिसमें उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, एक बहुत ही फेमस, जिसका नाम है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आपके एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करने वाले एक विचारक निकलकर सामने आए जिसका नाम होता है जेम्स बर्नहम, ठीक है। जेम्स बर्नहम वो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट थ्योरी करते हैं। इसके बाद सी राइट मिल्स जो है उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, द पावर एलिट, ठीक है। इन्होंने बुक लिखा द पावर एलिट, इसमें उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है, आपके एग्जाम में आ सकता है, प्लीज लिसन केयरफुली। अमेरिकन सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है जिसमें उन्होंने कौन कौन से किसको किसको किया है? बिल्कुल, पॉलिटिशियन, मिलिट्री, और किसको किया है? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है जितनी भी पावर होती है वो तीन क्लास में लाई करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल लीडर्स में, आपकी नेक्स्ट जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट में, एंड तीसरा जो है वो मिलिट्री क्लास में। तो इस तरह से जो एलिटिस्ट थ्योरी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, दे बिलीव दैट इक्वालिटी कांट बी अचीव्ड। इसके साथ साथ यह है कि जो मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? किसने यहाँ कहा है जो आपको चीजें मिलनी चाहिए वो मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए? तो ये माइकल यंग ने काफी इंपॉर्टेंट किताब लिखा था, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। इस किताब में इन्होंने एक फेमस कॉन्सेप्ट दिया, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी में, द पावर एलिट, टेल मी द नेम ऑफ पावर एलिट। ओके, सी राइट मिल्स, ठीक है, नाम है उनका तनु, सी राइट मिल्स, CWRITEMILLS, ठीक है, सी राइट मिल्स। याद रखिएगा, इन्होंने इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी द पावर रिलेट। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा सकता है द पावर रिलेट किन की है? तो ये सी राइट मिल्स की है। ये चीजें जो है वो बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल। तो आई होप यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, एंड ये था आपका आज इक्वालिटी का क्लास। फिर से हम लोग आज ही मिलने वाले हैं, जो टाइम है कितना बजे? जल्दी से कमेंट में बताएं, कितने बजे है टाइम? 7 बजे, बिल्कुल। 7 8 नहीं है, 8 नहीं है, 7 है, ठीक है, 7 7 7, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोग अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों को बता दीजिए कैसी क्लासेस चल रही है, ताकि वो लोग बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं रात में 7 बजे। थैंक यू।
स्वैग वो जो है अम्बेडकर, ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात जो है वो अम्बेडकर करते हैं, बिल्कुल। बाकी फातिमा, ऋचा, प्रतिभा, सबको थैंक यू, लोगों ने आंसर कर, बहुत थैंक यू। मिलते हैं 7 बजे।